हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में आने वाले जून 2023 के एग्जाम की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी जानकारी को लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स और सभी अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक एंड मेरा कंप्लीट कोर्स लेने की भी पूरी डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसका थोड़ा पैटर्न समझिए। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जैसे कि आपके इस एग्जाम में 2 पेपर्स हैं, पेपर 1। अब देखिए, मैं ये स्ट्रैटेजी आपको ना जून के लिए बताने वाली हूँ, अपकमिंग जून के एग्जाम के लिए, क्योंकि जो आपका अपकमिंग जून का एग्जाम है उसमें टाइम बहुत कम बचा है। अभी आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया है, सो अप्रैल मई जून हार्डली 3 महीने। ठीक है, सो इन 2-3 इतने कम टाइम में कैसे चीज़ें आपको करनी है उस पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे अब पेपर 1 है, अब पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 पे डिस्कस करते हैं, देन आई विल कम टू पेपर 2। जो पेपर 1 है ये आपके लिए, बहुत सारे लर्नर्स के लिए नया होता है एकदम। जैसे पढ़ा ही नहीं हमने पहले, तो हम अपने पेपर 2 को ही पढ़ते रहते हैं कितने साल। पेपर 1 नया एकदम पढ़ा ही नहीं हमने, क्या करें अब, है ना। मतलब एकदम से नई चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं जो आज तक कभी पढ़ी नहीं हमने, तो ये वो दिक्कत करेंगी आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ को समझिएगा। इसमें जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला यूनिट होता है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड वाला यूनिट, और एक आईसीटी का भी यूनिट होता है। ये जो 2 यूनिट्स है ना, आप आगे जाके पीएचडी करेंगे, ये 2 यूनिट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आने। रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाला है, एंड आईसीटी, ये 2 यूनिट्स बहुत काम आने वाले हैं। इनको अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। ये ऐसे यूनिट्स है ना, इनका अगर आप सिलेबस और पीवाईक्यूज, जो सिलेबस में दिया गया प्लस जो पीवाईक्यूज में पूछा गया, उतनी चीज़ें कवर कर लेते हैं ना, तो ये यूनिट्स की तैयारी आपकी आराम से हो जाती है। ठीक है, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड आईसीटी ये दोनों यूनिट्स मैंने भी पूरे करवाए हुए हैं, और मोस्टली उन्हीं में से पूछा जाता है हर बार, जो भी आपको पूछा जाता है। सो इन 2 यूनिट्स के लिए आपका जो सिलेबस है और जो पीवाईक्यूज में इनके बारे में पूछा गया वो आप फॉलो कर ले, हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक टीचिंग का यूनिट आता है और एक कम्युनिकेशन का यूनिट आता है। ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं कि इनको आप एक बार ही पढ़ लेना, बस जस्ट एक रीडिंग पर्पज से पढ़ लें तो ये यूनिट्स आपकी हो जाएंगी। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, चीज़ों को मेमोराइज करने, बार बार पढ़ते रहना, जैसे एक दिन पहले भी पढ़ कर जाना, ऐसी ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी रटने वाली, याद रखने वाली, बार बार दोहराने वाली चीज़ें नहीं होती। इसमें सिर्फ आपको एक 1 रीडिंग की ज़रूरत होती है। तो मैंने भी टीचिंग और कम्युनिकेशन के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली वो नोट्स ले सकते हैं। उसमें टीचिंग की सारी लर्निंग थ्योरीज A to Z सारी उसमें दी गई हैं, जितना भी टीचिंग का सिलेबस है आपका और जो भी पीवाईक्यू से पूछा गया सारा उसमें दिया गया। तो इसको आपकी एक रीडिंग की जरूरत है। मतलब मैं अगर मान के चलूँ कि आपने टीचिंग एंड कम्युनिकेशन के अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, या किसी अच्छे एजुकेटर की क्लासेस देख रहे हैं, या है ना, अच्छे नोट्स आपने लिए हैं किसी से, तो ये यूनिट से सिर्फ एक रीडिंग का काम है। अब आप पर डिपेंड करता है वो एक रीडिंग आप 4 दिन में खत्म कर रहे हैं या हफ्ते में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है, बस इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगला यूनिट जो इसमें हम लेते हैं दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये लेती हूँ। ये अब यूनिट्स थोड़े से मैथमेटिकल है। इनमें आपको क्या चाहिए, इनमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आज प्रैक्टिस करके छोड़ दें, फिर एग्जाम में प्रैक्टिस, फिर एग्जाम से 2 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे, नहीं चलेगा। ऐसा इन यूनिट में चल सकता है, इन यूनिट्स में नहीं चल सकता। इनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको सच में बताती हूँ, जब मैंने नेट का एग्जाम देना था ना पहली बार, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में मैं इतनी वीक थी कि मुझसे डाटा इंटरप्रिटेशन के पैसेज का एक क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व नहीं होता था। ठीक है, बट अब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, अब जितना मर्जी डिफिकल्ट डीआई ले लो, मैं सॉल्व कर पाऊंगी, है ना। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। कहाँ से आया, मैंने उसकी प्रैक्टिस बहुत की थी उस टाइम पर। मैं रेगुलर एक डीआई सॉल्व किया करती थी। सेम यही चीज़ आपको करनी है। डीआई में कुछ ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, है ना, ये क्या आ गया एग्जाम में, ऐसा तो नहीं है। इसमें पता है हर बार डीआई आना ही आना है, 10 नंबर इसके मिलने ही मिलने। मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप डीआई स्किप कर दो,
ठीक है, डीआई की प्रैक्टिस करिए, रोज के 10-15 मिनट सिर्फ डीआई को दे दीजिए, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यकीन मान के देखिएगा 3 महीने बाद जब एग्जाम में बैठने जाएंगे आपको डीआई मुश्किल नहीं लगेगा। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए, रोज के 10-15 मिनट सिर्फ अगर आप डीआई को दे देते हैं इसकी प्रैक्टिस को, ठीक है। और फिर बचा मैथ एंड एलआर। तो मैथ में मैं अब ये आपको सलाह दूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना। मैथमेटिक्स के आप उन टॉपिक्स को स्किप कर दीजिए जो आपको लगते हैं आपका हद से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कई लर्नर्स जो है ना टाइम डिस्टेंस स्पीड इतनी जितनी मर्जी उनको प्रैक्टिस करवा लो नहीं दिमाग में घुसते, क्या करें, इतना मतलब डिफिकल्ट लगते हैं उनको ये चीज़ें, नहीं घुसती दिमाग में, छोड़ दो, लीव कर दो। मतलब जो इसमें आपको ज़्यादा टिपिकल चीज़ें लगती हैं ना वो आप लीव कर दीजिए। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज सभी कर लेते हैं, उसको लीव नहीं करना। जो टाइम डिस्टेंस स्पीड ज़्यादा मत कीजिए, उसका जो एक आधा फार्मूला होता है टाइम डिस्टेंस स्पीड का वो कर लीजिए। बेसिक से फार्मूले जो मैथमेटिकल के होते हैं, इस पर अलग से सेशन भी मैंने बनाए हुए, वो फार्मूले जस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो चीज़ें आपको लगते हैं ये हद से ज़्यादा हमारा दिमाग खराब कर रही हैं उनको आप इस टाइम पर छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, ठीक है। तो यू कैन लीव दैट पोर्शन। अब लॉजिकल रीजनिंग में जो डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके लिए नोट्स काम नहीं आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग नोट्स से करना संभव नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप किसी अच्छे एजुकेटर की क्लासेस अगर फॉलो कर रहे हैं ना तो आपका लॉजिकल रीजनिंग कवर होगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने भी पूरी करवाई हुई है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, मूड्स एंड फिगर्स हो गए, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, या किसी भी आप अच्छी एजुकेटर की क्लास लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर फॉलो कर लेते हैं और उसकी क्लास से अपने नोट्स बना लेते हैं तो आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से हो जाएगा। और इंडियन लॉजिक भी सेम ऐसे ही। मतलब इस यूनिट के लिए आई विल नॉट प्रेफर कि आप कोई नोट्स पढ़ लीजिए, आई विल प्रेफर कि इस यूनिट पर आप किसी भी एक एजुकेटर की क्लास लगा के अपने नोट्स बना लीजिए, तो ये यूनिट आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा बचा? 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बचा एक। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस बेस्ड है, एक आधी बार बस प्रैक्टिस कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक आधी बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लो। स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में करना क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर कीवर्ड टारगेट करने हैं और फिर पैसेज की तरफ जाना है। पहले पैसेज फिर क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज की तरफ जाना है, कीवर्ड्स टारगेट करने, बस वो स्ट्रैटेजी पता है, एक आधा सॉल्व कर लो, कुछ नहीं और करने की जरूरत। इसके बाद आपके आ गए अब पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। इन यूनिट्स को मैं एक अलग कैटेगरी दे रही हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कैटेगरीज बनाई है। ये जो यूनिट है ना ये सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, और है ये कंपैरेटिवली इन सब यूनिट से ये 2 यूनिट थोड़े ज़्यादा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इन यूनिट्स में आपको करंट पूछा जाता है, इन यूनिट्स में आपको करंट पूछा जाता है। यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये यूनिट डिफिकल्ट लगते हैं हमको। तो इसमें आपको करंट डाटा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब करंट डाटा आप कैसे पढ़ेंगे? 2 आपके पास तरीके हैं। करंट डाटा पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं। बट आप कहेंगे भी हम करंट डाटा पढ़े कौन सा, करंट डाटा पढ़े कौन सा? इस सवाल का जवाब है PYQs। मान लीजिए आपको किसी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया हायर एजुकेशन से कि अभी ये जो एक डिजिटल इनिशिएटिव है उस पर्टिकुलर डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया, उसके फीचर्स हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको अगले वाले एग्जाम तक अभी जितने भी और नए डिजिटल इनिशिएटिव्स आए हैं हायर एजुकेशन में वो सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें करंट में पूछी गई थी, आपको पिछले साल में पूछी गई थी, वो चीज़ें इस वाले साल के करंट में भी आपको पढ़ के जानी है। यही तरीका है करंट करने का, ठीक है। सो हायर एजुकेशन के जो भी कमीशन, इसमें ना याद रखने वाली चीज़ें बहुत है, इसमें सारा काम आपकी मेमोरी का है, सारा काम। जैसे मैंने कहा था ना इसमें कुछ याद रखने वाला ज़्यादा है नहीं, इसमें सारा कुछ याद रखने वाला है। कमीशंस की डेट्स याद रखनी है, कौन सी कमीशन किसने दी, किस पोल्यूशन के कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें याद रखने वाली है, मेमोराइज। आई विल सजेस्ट इन 2 यूनिट्स के लिए आपको क्या करना है, इन 2 यूनिट्स के लिए ना लर्नर्स क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। लर्नर्स करते क्या हैं, इन 2 यूनिट्स के लिए जगह जगह से पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी, इस किताब से भी पढ़ लो, ये यूट्यूब से भी, चैनल से भी पढ़ लो, यहाँ से भी नोट्स बना लो, प्लस कोर्स से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। इतना बल्क में चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं, एट द एंड इतने मतलब पेजेस भर लेते हैं, आधी कॉपी भर लेते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बना लेते हैं, बट एट द एंड एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रह पाता।
चाहे जो आपने नोट्स बनाए थे ना एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आया हो, बट फिर भी याद नहीं रह पाता, क्योंकि आपने अपने आप को नोट से इतना ओवरलोड कर लिया, बाद में 3 महीने में रिवाइज कब करेंगे, उनको याद कैसे रखेंगे दिमाग में इतना सब कुछ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे लिमिटेड रहने की ज़रूरत है, इसमें आपको थोड़ा सा लिमिट में रहना है, हद से ज़्यादा नहीं करना, एक लिमिटेड रहिए, मतलब कोशिश करिए एक सोर्स को फॉलो करिए, जहाँ से भी आपको यूनिट्स करनी, एक सोर्स को फॉलो करिए, पर्सनल अपने नोट्स बनाइए, सेपरेट नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाते वक्त जो भी आपको प्रीवियस ईयर में चीज़ें लगती हैं, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और देन अदर थिंग, जो करंट में चीज़ें जैसे मैंने कही वो करंट डाटा भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, सेपरेट नोट्स बनाइए बट लिमिटेड रहिए उसको। ठीक है, सभी चीज़ें मत उसमें इकट्ठा करने की कोशिश करें, लिमिटेड रहे। ठीक है, तो उसको रिवाइज आपको ज़रूरत है करने की, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम देने जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन सुबह भी आप ये भूलने वाली चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भूल जाएंगी, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तक ही एग्ज़ाम दिमाग में रहेंगी, ज़्यादा टाइम तक एग्ज़ाम में नहीं रहेंगी, इसलिए इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको सारा पेपर 1 का स्ट्रक्चर समझा दिया। ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए हुए हैं वो आरए पर, आईसीटी पर, टीचिंग पर, ये 4 यूनिट्स पर आपको दिए हुए हैं नोट्स मैंने। ठीक है, बाकी मैथ मैंने यूट्यूब पर करवाया, एलआरबी यूट्यूब पर करवाया, डीआई भी करवाया, सिर्फ ये 2 यूनिट्स मैंने आपको नहीं पढ़वाए हुए, प्लस में मैंने ये आपको 2 यूनिट्स पढ़ाए हुए हैं बस, और कहीं नहीं पढ़ाए हुए। ठीक है, बाकी यूनिट्स आपको करवाए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो मैं इस वीडियो में टाइम टेबल नहीं आपको बताऊंगी, टाइम टेबल के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको कितना टाइम स्टडी करना है ना, किस टाइम पर स्टडी करना है, दिस आर डिफरेंट थिंग्स। पेपर 2, अब जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है पेपर 2 इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पर भी जितने भी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हर बार बोलती हूँ आ जाइए मेरे पास, मिल के पढ़ेंगे, नेट जेआरएफ लेके आएंगे, है ना। सो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट कहीं और मत जाइएगा, आई विल टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, सो इसके अलावा आपका कोई और सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो पेपर 2 का सब्जेक्ट होता है ना, ये हम काफ़ी सालों से पढ़ते आए हैं, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ कि आपको नंबर कितने चाहिए, जैसे कि पेपर 1 में अप्रॉक्सीमेट आपको 30 क्वेश्चन जो है ठीक करके आने हैं, और जो आपका पेपर 2 है इसमें आप अप्रॉक्सीमेट 65 क्वेश्चन ठीक करके आए। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने बताए हैं, इतने का कम से कम टारगेट जरूर रखिएगा, पेपर 1 में 30 का और पेपर 2 का 65। अब कई लर्नर्स जो होते हैं पेपर 2 में ज़्यादा अच्छा होते हैं, वो पेपर 2 में 70 ला सकते हैं, पेपर 1 में 25 कर सकते हैं, जो पेपर 2 में ज़्यादा अच्छे, थोड़ा बहुत डिवर्जेंस चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो अब इसमें आपका कोई और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के अलावा, तो आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। देखिए, जो बच्चे ऑब्वियसली एजुकेटर, तकरीबन सारे एजुकेटर की मदद से या किसी यूट्यूब चैनल की मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी वो पर्टिकुलर एजुकेटर आपको करवा रहा है, समझा रहा है, उसके अपने सेपरेट नोट्स बनाने हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉलली सिर्फ एजुकेटर पे डिपेंड नहीं रहना। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सब कुछ मैम ने बोला था या सर ने बोला था, हमको सब कुछ करवा देंगे, हमको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं है, जितना मर्जी वो बोल रहे हैं किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पर रिलाई कर लो, बस जितना मैंने पढ़ाया कर लो, नहीं। बट आपको यहाँ पे कुछ अपने एफर्ट्स डालने हैं। अपने एफर्ट्स आपको कहाँ पे डालने हैं, एजुकेटर की क्लासेस या उसके नोट्स के अलावा आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे कौन सी चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं जो हमको इस पर्टिकुलर एजुकेटर ने या क्लासेस में हमारे कवर नहीं हुए हुए। कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट आपको प्रीवियस ईयर में ज़रूर ढूंढ जाएगा जो आपने नहीं किया होगा। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में उन चीज़ों को आपको ढूंढना है और उसके नोट्स भी अपने इन नोट्स में शामिल करने हैं। ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जिसमें कुछ करंट चीज़ें पूछी जाती हैं तो करंट पर आपको खुद फोकस थोड़ा करना है। ठीक है, तीसरी चीज़, प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस एक मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आपको खुद से करनी है। ठीक है, वो कोई आपको नहीं करवाएगा, वो आपको खुद से करना है। सो अपने सामने पिछले साल का एक पेपर रख के बैठेंगे, उसको सॉल्व करेंगे अपने, उसके बाद आंसर्स मैच करेंगे। आंसर्स मैच करने के बाद देखेंगे कि जो गलत है वो क्यों गलत है, यानी कि आपका वो कंसेप्ट दिमाग में गलत है, उस कंसेप्ट को सही तरीके से समझ के आपको नोट्स में शामिल करना है। ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है उस एजुकेटर के अलावा, एजुकेटर की मदद के अलावा। ठीक है, ये इन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं।
एक और चीज़ जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं, एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करनी है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। इस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्वेश्चंस को समझने की स्पीड, देखिए क्वेश्चंस को ना बेसिक मैंने जैसे सर्वे किया, इस पर इतने लर्नर्स को पूछा कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाती, तो लर्नर्स अक्सर ही ये बोलते हैं कि हमको क्वेश्चन लेंथी ज़्यादा होने के कारण समझने में टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन समझने की स्पीड कैसे बढ़ेगी, अगर आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, पेपर पेन पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, या अपने लैपटॉप पे पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करिए, मतलब एजुकेटर की क्लासेस के अलावा खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे या पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन को खुद समझने की स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि जब हम अक्सर ही किसी एजुकेटर की क्लास से पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज करते हैं ना, एजुकेटर खुद उस क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देता है अच्छे से, मैं तो समझा ही देती हूँ, है ना। तो वो उसके अलावा वो चीज़ करनी है, वो चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है, पीवाईक्यूज की क्लासेस लगानी, वीडियोस देखनी, है ना। बट खुद की आपको एक टेस्ट फॉर्मेट में खुद के मॉक टेस्ट भी दीजिए, ठीक है, उससे आप खुद क्वेश्चन को समझने की देखेंगे, आपकी स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर ही गलती हम लोग ये करते हैं, किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर ले, सिर्फ उसी पर सब कुछ छोड़ देते हैं। ये चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट से आप पेपर 2 से बिलोंग करते हैं, आपको खुद करनी। देखिए 3 महीने रह गए हैं, ये टाइम वो नहीं है कि आप माइक्रो की अलग किताब पकड़ लें, मैक्रो की अलग पकड़ लें, है ना, जितने भी आपके सब टॉपिक सब यूनिट्स होते हैं सबकी अलग अलग किताबें पकड़ कर बैठ जाए, नहीं, ये गलती मत करिएगा। ये टाइम इस चीज़ का नहीं है। इस टाइम डेप्थ में आप चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप चीज़ों को फिर कैसे पढ़ेंगे आप चीज़ों को 2 चीज़ों के मिश्रण से पढ़ेंगे, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। एक सिलेबस को ठीक है फॉलो करिए, प्योरली बुक्स को फॉलो नहीं करना, सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस को फॉलो करके टॉपिक वाइज चलना है, ये टॉपिक यहाँ से है, यहाँ से नोट्स बना लिए, टॉपिक यहाँ से नोट्स बना लिए, ठीक है, इस तरह से चलना है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो के लिए ये बुक पढ़ लें, मैक्रो के लिए ये बुक पढ़ लें, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज़ पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज, अगर एक पीवाईक्यू में 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के नोट्स बनाएंगे, चारों ऑप्शंस के जो अंडरस्टैबिलिटी आप में होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए उन चारों ऑप्शंस की। ऐसा नहीं है कि जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसी को समझना ज़रूरी है, चारों ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और उन चारों ऑप्शंस के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनके भी आप अपने नोट्स में उन चीज़ों को भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का ये सबसे बेटर तरीका है, अगर आप कहीं से भी नहीं पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी का जस्ट पीवाईक्यूज को फॉलो करिए। मान लीजिए एक पीवाईक्यू आपको है मार्केट स्ट्रक्चर पर, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने मार्केट स्ट्रक्चर के चारों पांचों जितने भी टाइप्स हैं सारे पढ़ने, यहाँ से पता चल गया। फिर अगला क्वेश्चन आपको आ गया पेरेटो ऑप्टिमिलिटी पर, आपने पेरेटो ऑप्टिमिलिटी के नोट्स बनाए और उसके इर्द गिर्द वाले टॉपिक, जैसे पेरेटो ऑप्टिमिलिटी के थोड़ा सा इर्द गिर्द वाला टॉपिक है कंपनसेशन क्राइटेरिया कैल्डर-हिक्स का, है ना, वो भी पढ़ना है। तो इस तरह से आप पीवाईक्यूज की मदद से नोट्स बनाएंगे, दिस इज एक्सट्रीमली गुड स्ट्रेटेजी रेथर देन अलग अलग बुक्स पढ़ने के, ठीक है जी। ये चीज़ें समझ लग गई। अब यहाँ पे ना आपको एक और पते की बात बताती हूँ, जो मैंने इकोनॉमिक्स के पेपर में एनालिसिस किया है। जैसे इस बार आपका जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था ना, फेब मार्च वाला, इससे पहले आपका जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले आपका 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। सो आपका जो 2021 का एग्ज़ाम था, इसका पैटर्न और 2023 के एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, ये थोड़े से मुझे मिलते जुलते लगे। इसमें भी स्टैट्स से करंट से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी, इसमें भी स्टैट्स से एंड करंट से ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी। ये जो था 2022 का एग्ज़ाम, ये नेचर में थोड़ा स्टैटिक था, इसमें स्टैटिक चीज़ें ज़्यादा ही थी, अल्टरनेटिव वाली चीज़ होती है। यानी कि अब ये जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसके लिए इस साल का पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, ये वाला, मतलब अल्टरनेटिव चीज़ें होती हैं इस तरह से। तो ये वाला रूल भी एक दिमाग में रख लीजिएगा, अल्टरनेटिव ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है ना, वो सॉल्व ज़्यादा अच्छे से करिएगा, ठीक है। सो बेसिकली जो पैटर्न है उसकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे जो चीज़ें जिन यूनिट्स से इसमें चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी, उन्हीं यूनिट्स से इसमें चीज़ें ज़्यादा पूछी गई, ठीक है। पैटर्न की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते कभी भी, डायरेक्ट पीवाईक्यूज को रट्टा मत लगाने बैठ जाइएगा, वो कभी नहीं रिपीट होंगे, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, ठीक है जी। सो बेसिकली यही चीज़ें थी जो आज की क्लास में मुझे आपको समझा रही थी, क्या कहाँ से कैसे करना है आपको। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, डिस्क्रिप्शन में सारी मेरी डिटेल्स भी दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।